अस्सलामुअलैकुम। MGT 301 का थीम नंबर 2 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये थीम नंबर 2 जो है वो मार्केटिंग इन्वायरमेंट के हवाले से है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है, इसकी क्या एसेंशियल चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट को देखेंगे। इन्वायरमेंट किस चीज़ को कहते हैं? किसी भी जानदार चीज़ के जो इर्द गिर्द की चीज़ें होती हैं इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कोई भी चीज़ आपके इर्द गिर्द हो उसको हम इन्वायरमेंट कहेंगे। द इन्वायरमेंट इज़ समवट यू आर वेरी यूज टू विद। किसी चीज़ से अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, तो इसको हम इन्वायरमेंट कहेंगे। तो इसी तरह से अब हम इन्वायरमेंट की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं ह्यूमन एक्टर्स, सिस्टम्स, फिजिकल, केमिकल और अदर नेचुरल फैक्टर्स एक्सेट्रा। वी कांट चेंज ओवर इन्वायरमेंट अब्रप्टली। हम अपनी इन्वायरमेंट फौरी तौर पे चेंज नहीं कर सकते। जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स का सेट है जो कि आपके बिहेवियर को रोज़ बरोज़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चेंज करता रहता है। इन्वायरमेंट जो है वो हमें किसी न किसी तरीके से इफ़ेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है और हम लोग भी इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब एक दोनों का रिलेशनशिप है आपस में। मिसाल तौर पे जैसा कि आप एग्ज़ाम्पल ले लें, एक फूल है, अगर वो उसको पलने के लिए एक अप्रोप्रिएट जगह चाहिए। अगर मिसाल तौर पे वेदर की कंडीशन जो है वो अच्छी है तो वो सर्वाइव करेगा और अगर नहीं अच्छी तो वो मुरझा जाएगा। अब हम चलते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट की तरफ। मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या चीज़ है? मार्केटिंग में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमने कस्टमर्स को वैल्यू देनी है और उसके बदले में उनसे वैल्यू कमानी है। मार्केटिंग इज़ नॉट अलोन। मार्केटिंग अकेली नहीं होती। एज पर फिलिप कॉटलर, इट हैज़ इट्स ओन इन्वायरमेंट एंड इन दिस इन्वायरमेंट इट हैज़ इट्स own actors and forces that affects a firm's ability to deliver value to the customers and create profitable customers relationship। फिलिप कोटलर क्या कहते हैं कि मार्केटिंग जो है वो अपनी एक उसकी अपनी इन्वायरमेंट होती है और इस इन्वायरमेंट में उसके अपने एक्टर्स और फोर्सेस होती हैं जो कि उस फर्म की वैल्यू डिलीवरिंग करने की सलाहियत को बढ़ा रही होती हैं और उसके बदले में जो वो वैल्यू कस्टमर्स को देते हैं उसके बदले में जो वो प्रॉफिट कमाते हैं या उसकी जो वैल्यू कमाते हैं वो उसको उनको रिटर्न में मिलती हैं। इसकी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। वन ऑफ द एक्टर्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट दैट इज़ सप्लायर। सप्लायर वो लोग हैं जो कि किसी भी फर्म को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनी की है। यहाँ ये बताया गया है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनी को सप्लायर जैसा मेटल प्रोवाइड करेगा वो उस तरह की चीज़ें बनाएंगे। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर को भी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी और अगर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम होगा तो कस्टमर भी इस पे सफ़र करेगा और उसका जो आपस में कंपनी के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी सफ़र करेगा। इन सिंपल वर्ड्स क्या क्या कहा जा सकता है? ए फर्म इज सराउंडेड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स which have a great effect on firms ability to sustain long lasting relationship with potential customers। यहाँ पे दो तरह की मार्केटिंग इन्वायरमेंट होती हैं, एक माइक्रो इन्वायरमेंट, एक मैक्रो इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम जाएंगे माइक्रो इन्वायरमेंट की तरफ। इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ डिफाइन एज सिक्योर और सेफ इन्वायरमेंट। इसमें ये सेफ इन्वायरमेंट होती है जिसमें फर्म जो है वो काम करती है। इसकी किस चीज़ पे कंसिस्ट करती है? ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। सबसे पहले सप्लायर, इंटरमीडिएट्स, कंपटीटर्स, कस्टमर्स एंड पब्लिक्स। इंटरमीडिएट वो होते हैं जो कि इन दोनों के दरमियान राब्ते का काम करते हैं। सप्लायर्स वो जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। कंपटीटर्स उन्हें कहते हैं जो कि आपकी लेवल पे उसी लेवल पे काम कर रहे हैं, आपके साथ कंपटीशन है उनके बिजनेस में। और कस्टमर्स आपके जो कस्टमर्स हैं, पब्लिक, जनरल पब्लिक। These actors are very close to organization as they work together and this will build your value network as well as value delivery system। ये चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करेंगी क्योंकि ये आपके वैल्यू नेटवर्क को भी
और वैल्यू डिलीवरी सिस्टम को भी बिल्ड करेंगी। ये एक्टर्स आपके मेकर्स और ब्रेकर होते हैं। जैसा आप को ये बना भी सकते हैं और उजाड़ भी सकते हैं, बिकॉज ये एक्टर अगर काम नहीं करेंगे तो आपका जो अल्टीमेट गोल है कस्टमर को प्रोवाइड करने का, सर्व करने का, वो फुल नहीं होगा और आपकी जो कंपनी है वो फॉल हो जाएगी। अब इस ये डिफरेंट टाइप के एक्टर्स हैं, इनको हम देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है कंपनी। इन डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज़, किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजीज़ और ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मार्केटिंग एग्जेक्टिव्स हैं, वो इसमें बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन रखते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ। उसके बाद और कंपनी के अंदर जो भी इनका एक अहम वैल्यू होती है, अगर ये ना कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड किया जाए तो कंपनी अपने गोल जो है वो अचीव नहीं कर सकती। नंबर 2 पे आएंगे सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन लोग हैं? ऐसे लोग जो आपकी रिसोर्सेज हैं, गुड्स और सर्विसेज वगैरह, वो दूसरे लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट है। सप्लायर्स जो आपके हैं वो आपकी गुड्स और सर्विसेज के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट है। Business accomplishment depends on the suppliers, as the suppliers good in the essential component of end product of the buyer। जैसा कि जो बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए सप्लायर्स जो हैं वो आपके ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जब तक एंड प्रोडक्ट बायर तक ना पहुंच जाए। एक फेमस saying है कि ट्रीट योर सप्लायर्स एज अ पार्टनर्स टू प्रोवाइड कस्टमर्स वैल्यू। इससे क्या, इसको थोड़ा सा आप मैं इजी वर्डिंग में समझाता हूँ कि अगर आपको चीज़ बना रहे हैं तो इसको आप तक पहुँचाने का काम और आपसे लेके कस्टमर तक पहुँचाने का काम सप्लायर्स ही करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब है मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। मार्केट इंटरमीडिएरीज इज़ टू प्रमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट द कंपनीज प्रोडक्ट टू द एंड यूज़र। ये इन लोगों का क्या काम होता है कि ये दरमियाने लोगों का काम करते हैं। ये आपसे चीज़ आपको सेल भी करेंगे और आपसे परचेज भी करेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे एंड यूज़र तक। इफ़ these intermediaries are not cooperative and sportive, companies won't be able to deliver the value। ये अगर आपके लिए सपोर्टिव नहीं होंगे तो आपकी कंपनी जो है वो काम नहीं सही कर सकेगी। इनमें कौन कौन से लोग आते हैं? होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स, जो कि रिलेशनशिप बनाते हैं कस्टमर्स और ऑर्गेनाइजेशन का आपस में। उसके बाद में आ गए कंपिटिटर्स, राइवल्स और इंस्पायर्स। कंपिटिटर्स आर हु एम्ड एट व्हाट वी एम एट। ये वो लोग हैं जो हम किसी काम को करने का एम रखते हैं, उनके पास भी वही एम है। मतलब कि जो काम हम कर रहे हैं वही काम वो भी कर रहे हैं। किसी भी बिजनेस में एक या एक से ज़्यादा कंपटीटर्स हो सकते हैं जो कि आपकी जैसी चीज़ों की प्राइस कम कर सकते हैं, या आप वही चीज़ कम प्राइस में सेल कर सकते हैं या उसी प्राइस में सेल कर सकते हैं, जिससे आपकी बिजनेस पे बहुत सा असर पड़ सकता है। और कंपटीटर्स जो हैं वो इंस्पायर भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो इंस्पायर करेंगे आपको, कंपनी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी और अपने गोल को हासिल करने में ज़्यादा मेहनत करेगी, क्योंकि उसको ये फ़िक्र होगी कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई मेरे कंपटीटर उस चीज़ को, एम को हासिल कर लेंगे और कस्टमर उनकी तरफ चले जाएंगे। अब नंबर 5 पे है कस्टमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बिलव्ड एक्टर्स होते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट के, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि हमारी गुड्स को परचेज़ करेंगे अपनी कंजप्शन के लिए। किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो कस्टमर सेंटरिंग होती है। कस्टमर्स आर द किंग्स ऑफ द बिजनेस। अगर कोई भी बिजनेस चल रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो आपके कस्टमर्स पे ही डिपेंड करेगा। दे आर इम्पॉर्टेंट एज कंपनीज नीड देम एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन देम। अगर किसी कंपनी के भी जितने भी ज़्यादा कस्टमर्स होंगे उतनी ज़्यादा वो तरक्की याफ्ता होगी। और नंबर 6 पे है पब्लिक। पब्लिक क्या है जी? ऐसा ग्रुप जो कि जिसके पास एक्चुअल या पॉसिबल इंटरेस्ट हो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में हेल्प करने के लिए, उस चीज़ को पब्लिक कहते हैं। पब्लिक की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, जिसमें जैसे कि 6 हैं।
इसमें सबसे पहले फाइनेंशियल पब्लिक आएगी, मीडिया पब्लिक, जो कि हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। ये एक्चुअली स्टेक होल्डर्स होते हैं, दे आर नॉट डायरेक्ट बायर और सप्लायर्स। ये लोग एक्चुअली डायरेक्ट बायर सप्लायर्स नहीं होते, पर इनके जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके अचीविंग गोल में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। जनरली इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई द जनरल पब्लिक। The company must take decisions while taking the point of view general public in consideration। इसमें क्या आपको बताया गया है कि कोई भी कंपनी जब बनती है तो उसको सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पे हम चीज़ बना रहे हैं, जिस तरह की हम कंपनी बना रहे हैं, तो जहाँ पे हम बना रहे हैं वहाँ पे पब्लिक कैसी है, उसकी इंटरेस्ट, उनकी हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप कोई भी कंपनी बनाएंगे, क्योंकि कंपनी की कोई भी सक्सेस में पब्लिक का अहम किरदार है। अब इसके जो टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल पब्लिक कौन से हैं? फाइनेंशियल पब्लिक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल सेक्टर्स और कंपनीज फंडिंग में आपकी हेल्प करें, जैसा कि बैंक, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट या स्टॉक होल्डर्स। ये फाइनेंशियल पब्लिक होंगे जो कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। ये पब्लिक अफेक्ट अ कंपनीज एबिलिटी टू टेक लोन। जैसा कि आपको किसी जगह पे लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो जौन सी पब्लिक आपको हेल्प करेगी वो फाइनेंशियल पब्लिक होगी। ये आपकी कंपनी का पॉजिटिव इमेज आपके कस्टमर्स और पब्लिक के सामने बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। आज हम मीडिया पब्लिक, हम लोग इंफॉर्मेटिव एज में जैसे कि जी रहे हैं, हर तरफ सोशल मीडिया का दौर है, तो ये उस तरह की जो पब्लिक को हम मीडिया पब्लिक कहते हैं। कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो फौरी तौर पे मीडिया पे वो आ जाता है। इसमें प्रिंट मीडिया भी आपका आ जाता है, टेलीविज़न आ जाता है, न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर। आजकल के दौर में मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये किसी भी कंपनी को बना सकता है या उसको उजाड़ सकता है। इनको किसी भी कंपनी का वॉच डॉग कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी मीडिया पब्लिक्स, जैसे कि आजकल मीडिया पब्लिक्स, हम जिस तरह के इंफॉर्मेटिव एज में और इंफॉर्मेशन मीडिया में रह रहे हैं, तो मीडिया का जो एक्सपोजर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया लाइक फेसबुक वगैरह सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी रोल ऑफ मीडिया पब्लिक्स, जैसा कि आजकल हम लोग ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो हर तरफ बहुत ज़रूरी है, और प्रिंट मीडिया जो पब्लिक्स हैं ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि हम लोग जिस एज में रह रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा उसमें इसका अहम किरदार है। इट इंक्लूड्स प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर। ये सारे जो है, द रोल ऑफ मीडिया इज़ that much strong that it can make or break the companies। इनका ऐसा रोल है कि ये किसी भी कंपनीज को बना भी सकते हैं और उजाड़ भी सकते हैं। इनको कंपनी का वॉच डॉग कहा जाता है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट में और उसकी अच्छाई या बुराई में इनकी पब्लिक इंटरेस्ट को फौरी तौर पे ये प्रोटेक्ट करते हैं। To deal with media houses, the public relation department of the organization play a vital role and always has good media relations। किसी भी कंपनी के बारे में अगर कोई राय देनी हो, कुछ भी हो, तो प्रिंट जो मीडिया है उसके थ्रू ही हम लोग किसी भी कंपनी की अच्छाई या बुराई को पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं गवर्नमेंट पब्लिक्स। गवर्नमेंट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ स्टेट पब्लिक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट किसी भी पब्लिक की जो स्टेट है उसका प्रोटेक्टर है। ये दे प्रोवाइड सर्विस टू, देयर वर्क इज़ टू रेगुलेट बिजनेस एंड केयरफुली वॉच दैट वाइल ऑपरेटिंग द बिजनेस दे शुड फॉलो द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो गवर्नमेंट है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। वो किसी भी बिजनेस को देखती है कि वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
उसके बाद में सिटीज़न एक्शन पब्लिक्स हैं, देयर बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि लोगों के हकूक़ के लिए काम कर रही हैं। उनमें गवर्नमेंट भी है, नॉन गवर्नमेंट भी हैं, सोशल वेलफेयर्स भी हैं, जो कि डिफरेंट ग्रुप और पब्लिक के राइट्स के लिए काम कर रही हैं। तो ये खुद भी काम करती हैं और ये इनमें ये मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनीज़ को देखती हैं और उस उनके जो राइट्स हैं उसको भी चेक करती हैं। और कोई भी अगर इशू हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के दरमियान, तो जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है कंपनी का, वो उसमें हिस्सा लेता है और उस इन चीज़ों के जो ग्रुप उनका जो भी मसला होता है उसको रिजॉल्व करता है। इसका की रोल क्या है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का, कि मेक एफर्ट टू क्रिएट अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद देम, कि ये आपस में एक अच्छा दोस्ताना माहौल पैदा करें और किसी भी कंपनी का नाम ख़राब करने में उसको ध्यान दे कि वो उसका नाम ना ख़राब हो, उसको प्रोटेक्ट करे। अब लोकल पब्लिक्स क्या है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग इन सम लोकेलिटी। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी एरिया या लोकेलिटी में काम करता है, जो उसके हमसाए रहने वाले हैं, रेजिडेंट हैं, उनको लोकल पब्लिक कहते हैं। जैसे कि कुछ प्रोडक्शन प्लांट हैं वो कुछ लोकेलिटीज़ में चल रहे होते हैं, तो ये जो प्लांट्स हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको कोई नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जैसा कि अगर कोई फैक्ट्री किसी एरिया में है तो वो उनको उसकी जो उसमें से निकलने वाला जो धुआं है या उसके जो केमिकल्स हैं वो पानी को या उसकी एयर को वो ख़राब कर रहे होते हैं। तो उसके बाद में इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, क्योंकि ये उनको कुछ करीब रहने वालों को जॉब्स भी ऑफ़र कर देते हैं या कुछ हॉस्पिटल फैसिलिटी भी लोकल पब्लिक के लिए बना देते हैं, जिससे उनको फ़ायदा भी होता है। अब आ गई जनरल पब्लिक की बात। अ जनरल कस्टमर परसेप्शन और ओपिनियन पोर्ट्रेज द जनरल पब्लिक। किसी भी कोई आम जो जनरल कस्टमर है उसकी जो ख्यालात हैं और जो उसकी राय है उसको जनरल पब्लिक कहा जाता है। अ गुड ब्रांड इमेज और परसेप्शन किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा उसकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है। मुख्तलिफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो पॉजिटिव इमेज कंपनी का क्रिएट करने के लिए काम करती हैं। इसका क्या ओपिनियन जनरल पब्लिक का होता है कि वो अपनी कंपनी के सोशल मीडिया के थ्रू उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको जज करें और उनके जो फीडबैक है उनको जज करें। सो दिस ओपिनियन ऑफ जनरल पब्लिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमेज ऑफ बिल्डिंग। किसी भी कंपनी का इमेज बिल्ड करने के लिए जो लोगों की राय ली जाती है कि ये कंपनी किस तरह की है, इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती हैं। इंटरनल पब्लिक किसी भी अदारे के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो उसकी इंटरनल जो है वो पब्लिक होती है। उसमें कौन कौन लोग आ जाते हैं, उसके अपने एम्प्लॉयज़, एग्जेक्टिव्स, सप्लायर्स या स्टेक होल्डर्स। अगर कंपनी अपनी गुडविल को इंक्रीज़ करना चाहती है तो उसको चाहिए कि वो इंटरनल पब्लिक को हैप्पी रखे। अगर आपके अपने एम्प्लॉयज़ हैप्पी होंगे तो वो काम भी आपसे बहुत अच्छा करेंगे और उसके से आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी और बाहर भी वो सक्सेस ही पाएगी। उसके बाद में अब हम चले जाते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट की तरफ। मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो ब्रॉडर एनवायरनमेंट है, इसका कोई जो कंसर्न नहीं है इमीडिएट इन्वायरमेंट से। द मैक्रो इन्वायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर नॉट कंट्रोलेबल और अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ ऑल बिजनेस सेटअप्स। ये एक बड़े लेवल पे जो सेटअप किया जाता है किसी भी मुल्क के लिहाज से, उसको हम लोग मैक्रो इन्वायरमेंट कहेंगे। ये फोर्सेस जो होती हैं वो इनडायरेक्ट इफेक्ट करती हैं कंपनी के ऑपरेशन पे और वर्किंग सिचुएशन पे। इसकी 6 टाइप है। सबसे पहले हम देखेंगे डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक नाम से ही जाहिर है कि ये स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को कहा जाता है उनके डिफरेंट फैक्टर्स पे, जैसा कि एज, उनकी जो ज़ात है, कोई उनका जो जेंडर है, साइज़ है, डेंसिटी है, लोकेशन है या ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। द डेमोग्राफिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर द पर्पज़ ऑफ पॉलिसी डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक मार्केट रिसर्च। इसका क्या मतलब है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि डेमोग्राफिक अगर कोई भी कंपनी हम बनाते हैं तो हमने ये देखना है कि वो किस जगह पे बना रहे हैं, उस वहाँ जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ के लोग किस तरह के हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनकी ज़ात क्या है, वो किस तरह वो क्या है, वो उनका मज़हब क्या है, उनकी जो लोकेशन क्या है, किस जगह पे हम बना रहे हैं, उनका जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ पे रहने वाले लोग जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इस सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं कि पीपल आर द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर ग्रोथ ऑफ मार्केट। जो पीपल पे बेस करती है उसको हम डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट कहेंगे। मार्केट marketers should keep a close eye on demographic because over a time there is change in demographics in the term of world population, family sizes, age structure. The change in demographic both offer opportunities as well as threat for business. Mostly large companies conduct demographic research to decide how to market their product and how to grab the potential customers. ये इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्प करेगी ताकि कंपनी में इन्वेस्टमेंट कब ज़रूरी है कब नहीं ज़रूरी। उसके बाद में जो दूसरा फैक्टर आता है वो आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आएगी। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपकी किसी भी जो है जगह पे जहाँ पे आप कंपनी बना रहे हैं उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उस मुल्क की देखने में हेल्प करेगी। उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपकी जीडीपी आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा, ग्रोथ रेट आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन या इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह आ जाएंगी। यहाँ पे हम क्या देखेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कि जहाँ पे हम कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ की जो आवाम है वो गरीब है या अमीर है, वो किस तरह के हैं, उनकी परचेजिंग पावर कैसी है, वो स्पेंडिंग करने में क्या सोच रखते हैं, क्या आया कि वो जो कंट्री है वो अमीर कंट्रीज़ में आती है या गरीब में आती है। नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो किसी भी माइक्रो इन्वायरमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत रखती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज रखती हैं। अगर आप बिज़नेस किसी भी जगह पे कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो लोकल इन्वायरमेंट है और जो आपने बिज़नेस को शेप दी है क्या वो इन्वायरमेंट के मुताबिक है जो कि आप जहाँ पे इन्वायरमेंट को सेटअप कर रहे हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस है इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में, वो इंक्रीजिंग शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है जो कि इसकी इम्पोर्टेंट चेंजिंग आती है। उसमें जैसा कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसा कि पानी, गैस या ऑयल। मोर ओवर इंक्रीज पोल्यूशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। जो जैसा कि नेचुरल इन्वायरमेंट को ख़राब भी हो रही है वो भी एक नेचुरल डिज़ास्टर की एग्ज़ाम्पल है। नेचुरल रिसोर्सेज की शॉर्टेज की वजह से गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है और कुछ सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज़, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज़ को बना रही है। सो बीइंग अ बिजनेस पर्सन और मार्केटर वन शुड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रेंड इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। किसी भी इंसान को इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगला आ जाता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये बहुत ही क्रूशियल फोर्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट है। पिछले कुछ जो दहाइयों से ये एक ड्रास्टिक डेवलपमेंट जो कि टेक्नोलॉजी में हुई है और एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि आ गई है, तो ये इसने हमारा काम बहुत ज़्यादा इजी और आसान कर दिया है। नए प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि मार्केट में अपना नई इमेज को क्रिएट करते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी हर फेस लाइफ में उसको इफ़ेक्ट करती है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो अगर हम किसी शॉप को देखते थे और उसके पे हम शॉपिंग करने के लिए स्पेशल हम लोग ट्रैवल करते थे। पर अब जो टेक्नोलॉजी है इसने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा दुनिया के इर्द गिर्द सारी उसको ग्लोबल विलेज बना दिया है और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को किसी भी बिज़नेस के डील कर सकते हैं। कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो पुरानी टेक्नोलॉजी को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। सो अगर कोई बिज़नेस भी अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगा तो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि इसकी एक एग्ज़ाम्पल ज़ीरॉक्स कंपनी की है जो कि बहुत ही दुनिया की जानी-मानी कंपनी थी जिसने पर इनकी क्या इनसे गलती हुई कि इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया और अब दुनिया में कुछ ही चंद लोग ऐसे हैं जो कि इस बहुत बड़ी कंपनी के बारे में जानते थे। बताने का पूरा मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी, कोई भी शॉप हो, चाहे वो बिज़नेस हो या व्हाटएवर जो भी बिज़नेस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा। अब अगला आ जाता है पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर का एक अहम हिस्सा है जो कि बिज़नेस को नेगेटिवली और पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करता है।
कोई भी बिज़नेस जो है वो स्ट्रिक्टली अफेक्टेड होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे। किसी भी कंट्री में जैसी भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगी, बिज़नेस उस तरह के ही चलेंगे। दैट्स व्हाई बिफोर एंटरिंग अ न्यू मार्केट इन अ फॉरेन कंट्री, किसी भी बैरून मुल्क हम लोग जब अपना बिज़नेस सेट करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके लीगल राइट्स को देखते हैं, उसके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखते हैं कि वो किस तरह की है। आया कि हमारा बिज़नेस वहाँ पे ईज़िली हम लोग स्ट्रेस फ्री काम कर सकते हैं, हमारी कंपनी वहाँ पे एंटर और एग्ज़िट ईज़िली हो सकती है, उसके क्या रूल्स हैं और पॉलिटिकल रिस्क वगैरह क्या चीज़ हैं। अगला है कल्चर एनवायरनमेंट। किसी भी सबसे अहम जो चीज़ है किसी भी सोसाइटी में, वो उसका कल्चर है। हमारा लाइफ़स्टाइल क्या है, हमारी वैल्यूज़, एटीट्यूड क्या है, और ये सारा जो है वो चीज़ें आपके कल्चर को डिटरमिन करती हैं। कल्चर कल्चर इज़ द इंटीग्रेटेड सम टोटल ऑफ लर्न्ड बिहेवियरल ट्रेड्स दैट आर शेप्ड बाय अ नंबर ऑफ सोसाइटी। किसी भी जो सोसाइटी में रहने वाले लोग जो कोई भी एक बिहेवियरल ट्रेड को अडॉप्ट कर लेते हैं या उसको सीख लेते हैं, तो वो आपकी कल्चर बन जाता है। कल्चर फैक्टर जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर बिजनेस में अदा करते हैं और बिजनेस के डिसीजन लेने में बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। सो द बिजनेस इट्स वेरी एसेंशियल टू कंसिडर कल्चर बैरियर्स वेल मेकिंग देयर बिजनेस स्ट्रेटजीज। जैसा कि मैकडॉनल्ड्स जो है पाकिस्तान में, उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर वही मैकडॉनल्ड्स इंडिया में काम करेगा तो उसकी लोगों की लाइकिंग फूड की और हलाल हराम वाला सारा सिस्टम वो दूसरी कंट्रीज़ में डिफरेंट होगा। और पाकिस्तान में अगर वो काम करेगा बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, तो वहाँ पे वो डिफरेंट जो है प्रोडक्ट वो ऑफ़र करेगा। और कोई भी कंपनी को कल्चरल डिफरेंसेस वगैरह को, इनको जो पॉलिसीज़ है कंट्री की पॉलिसीज़ को, इसको भी सबको ओबे करना ज़रूरी होता है। इन सब का जो सम होता है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, इनको हम स्टडी करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन प्लान अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनता है वो इनके अकॉर्डिंग बनता है। द ओनली चेंज इन देयर एटीट्यूड और अप्रोच, समटाइम दिस अप्रोच इज़ प्रोएक्टिव। कई मर्तबा ये इनकी जो अप्रोच है वो प्रोएक्टिव होती है, और कई मर्तबा ये रिएक्टिव भी हो सकती है, और कई मर्तबा एक्टिव भी हो सकती है। द ओल्ड एजेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इज़ अप्रोप्रिएट हियर। एक जो पुराने लोगों का एक कॉल है कि जो परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो वो यहाँ पे प्रोएक्टिव जो अप्रोच है उसको कहा जाएगा। तो ऑथर ने लिखा हुआ है कि आई थिंक इट इज़ बेटर टू बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव और एक्टिव। उसने कहा कि आपको ये चीज़ें प्रोएक्टिव होना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इन सिंपल वर्ड्स हम ये क्या कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ जगह पे कोई प्रॉब्लम हो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, बजाय कि वो आके अपीयर होना शुरू हो जाए। उनके क्रिएट होने से पहले हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ये जो पहले सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, अगर हम इन चीज़ों का ख़्याल रखें, तो हम प्रोएक्टिव अप्रोच को यूज़ करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। हमारे जो मार्केटर्स हैं, बिज़नेसमैन हैं, वो उन सबको बहुत ही शुड बी स्मार्ट इनफ टू कोप एंड अडॉप्ट द प्रोएक्टिव अप्रोच टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। यहाँ पे जनरली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपने ज़रा देख लेने हैं, और ये सारे वही उसी के बारे में बताए गए हैं। एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो उसका मतलब है कि राइवल्स क्या होते हैं। सिंपल वर्ड्स में राइवल्स को कॉम्पिटिटर्स ही कहते हैं। बाकी ये क्वेश्चंस आप देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।